तो ये जो 18th पॉइंट है स्वामी जी के ये माई प्लान ऑफ कैंपेन का, इसका टाइटल मैंने दिया है हाउ टू बेटर इंडिया ग्लोरी ऑफ द आत्मन। भारत का नवनिर्माण कैसे करे आत्मन की महिमा का गान करके। अब ये टेक्स्ट पूरा स्वामी जी का है, बस पॉइंट मैंने अपने बिठाए हुए हैं जिससे कि हमको पढ़ने में और एनालिसिस करने में सुविधा हो। तो स्वामी जी ने जो पहला पैराग्राफ है इस पॉइंट का, उसका ऑलरेडी पाठ कर लिया है, मैं सिर्फ एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। क्या कहते हैं स्वामी जी? 4 centuries पीपल हैव बीन टॉट थियरीज ऑफ डिग्रेडेशन। हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से भारतीयों को हमने ये निराशाजनक, हताशाजनक थियरी ही, सब ये उपदेश ही दिए हैं, थियरी सिखाई है। दे हैव बीन टोल्ड दैट दे आर नथिंग। उनको कहा गया है कि तुम लोग कुछ नहीं हो, तुम लोग दीन हो, हीन हो। द मासेस हैव बीन टोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। ये और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे जगत में ये जो गरीब प्रजा जो है, जो लोग शोषण करते हैं, जो लोग स्ट्रांग है, जो लोग अपना अधिकार दूसरों की हत्या करके, दूसरों का कत्ल करके, दूसरों का शोषण करके वो प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे लोग हमेशा ये जो गरीब है, पददलित है, उनको डराते धमकाते रहे हैं, उनको ये कहते रहते हैं कि तुम लोग हीन हो, तुम्हारा जन्म ही हुआ है जैसे कि गुलाम बनने के लिए। They have been so frightened for centuries till they have nearly become animals. Never were they allowed to hear of the Atman. इतने डराए धमकाए गए हैं इन गरीब लोगों को कि वे लोग पशुत्व को ही प्राप्त हो गए हैं। कभी भी उनको आत्मन की महिमा का गान सुनाया नहीं गया है, कभी भी आत्मन की ग्लोरी के बारे में उनको उपदेश नहीं दिया गया है। देखिए ये भी एक मॉडल है ये गवर्नेंस का, सिविलाइजेशन का, कि आप सिविलाइजेशन को किस तरह से एनालिसिस करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस किस तरह से करेंगे। जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इस्लामिक सिविलाइजेशन है, किस तरह से देश है इतने सारे, जापान है, कोरिया है, इंडोनेशिया है, और ये ताइवान है, फिर यहाँ पे ये अफ्रीका के ये सब कंट्रीज़ है, ब्राज़ील है, पेरू है, साउथ अफ्रीका है, वगैरह वगैरह, ये इतने सारे देश है यूरोप के, मिडल ईस्ट के। आप कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा देश हेल्दी है? एक तो कंपैरिजन नो डाउट उनका जीडीपी है, ओवरऑल जीडीपी भी और नेशनल जीडीपी भी, और ये पर कैपिटा जीडीपी भी, वो तो एक है। दूसरा एक है कि एक जीनी कोएफिशिएंट इंडेक्स आता है। ये जीनी इंडेक्स क्या है कि आपको ये इनइक्वालिटी बताता है। इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी है कि मान लीजिए एक वेल्दी आदमी है, अमीर व्यक्ति है, उसके पास में जो टोटल संपत्ति है देश की, उसकी टोटल संपत्ति का वो 50% उसके हाथ में है और बाकी का 50% बाकी लोगों के हाथ में है। 1% जो अमीर होते हैं उनके पास में देश की संपत्ति का 50% है, और जो 99% गरीब है वे लोग बाकी का 50% शेयर करते हैं। तो ये देश में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे कोई देश होते हैं जहाँ पे 1% या 10% जो अमीर होते हैं, उन लोगों के पास में देश की संपत्ति का 20 to 30% है, और जो बाकी के 90% है उनके पास में देश की संपत्ति का वो होगा 70%। तो यहाँ पे शायद इनइक्वालिटी थोड़ी कम होती है। ये जीनी कोएफिशिएंट इंडेक्स जो है वो बताता है कि कौन से देश की इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। भारत में मीडियम तरह की इनइक्वालिटी है, कुछ कुछ देशों में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होती है। एक समय मैंने ये सब पढ़ रहा था, अभी मुझे एग्जैक्टली फिगर भी याद नहीं, वो स्टेटिस्टिक भी याद नहीं, किंतु ये कॉन्सेप्ट मुझे याद है कि ये जीनी इंडेक्स जो है उसके बेस पे आपको पता चलता है कि इनइक्वालिटी कितनी है। जितनी इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी, जितना अमीर 1% 10% जो अमीर है, उन लोगों को देश की संपत्ति का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जितना ज़्यादा परसेंटेज उनके पास में होगा, उतना ही इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी, और उतना ही ये सिविलाइजेशन जो है ना वो स्टंट होकर के रह जाएगी। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में देखेंगे कि ये मिलिट्री है, जो धनी लोग हैं वही सब चलाते हैं, भले ही चाहे डेमोक्रेसी नाम की हो, किंतु वो इलेक्शन फिलेक्शन सब रिग्ड है। वो जो रूलिंग जो ये है कोलिशन या तो रूलिंग ग्रुप,
उन लोगों के हाथ में सब कुछ है। देश की ये जो मिनरल वेल्थ है, देश की ये जो फैक्ट्रीज है, आर्मी है, गवर्नमेंट है, जुडिशियल सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम है, सब उनके कंट्रोल में है। बाकी सबको ये लोग शोषण करते हैं। भारत में वैसे तो इनइक्वालिटी है, वैसे धनी और अमीर और पावरफुल लोगों का गठबंधन भी बड़ा स्ट्रांग है, किंतु इस हद तक नहीं कि जितना पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी थोड़ी सी कम है। तो इनइक्वालिटी जितनी कम होगी जिस देश में, उतना ही ये डेमोक्रेसी ज़्यादा पावरफुल होगा, उतना ही ये जो गरीब आदमी है उसके पास में एक चांस रहेगा कि वो आगे बढ़े। और उसको एक, अब जैसे कि भारत में ही देखिए ना, आए दिन न्यूज़ आता है कि रिक्शा चलाने वाले की लड़की है, बोर्ड में उसका प्रथम नंबर आया, अभी उसका कैरियर का जितने भी दरवाजे हैं सब खुल गए। अभी जिस देश में ये भयानक इनइक्वालिटी होती है, भयानक अत्याचार होता है, वहाँ पे रिक्शा वाले की लड़की रिक्शा वाले की लड़की ही रहेगी। उसमें चाहे 1000 टैलेंट हो, उसका कभी कोई फ्यूचर बेटर नहीं होने वाला है। जबकि अमेरिका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अमेरिका में है। क्यों आज इतने सारे इंडियन है, इतने सारे बाकी देशों से लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पे यदि आपके पास में टैलेंट है तो टैलेंट को आपको मैनिफेस्ट करने का, टैलेंट को नर्चर करने का अपॉर्चुनिटीज़ सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। तो जिस देश में ये टैलेंट पाइपलाइन ठीक से काम करता है, उस देश का सबसे ज़्यादा ये डेवलपमेंट होता है। और जिस देश में ये टैलेंट पाइपलाइन सूख जाता है, यानी कि ये जो लोअर लेवल पे जितने भी लोग हैं, इकोनॉमिकली या तो फिर ये जिन लोगों को कहेंगे सोशली जो लोग बैकवर्ड है, उन लोगों के यदि अपॉर्चुनिटी नहीं रहता आगे बढ़ने का, तो वो देश हमेशा हमेशा के लिए पछात रहेगा। तो भारत अभी मीडियम लेवल पे आता है, इतना भी हमारे पास में बुरा नहीं है देश कि टैलेंट हो तो आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं टैलेंट का मैनिफेस्ट करने का। और ऑन दी अदर हैंड अमेरिका जैसा भी नहीं है कि टैलेंट है तो फटाक करके रॉकेट की तरह आपको उठा लिया। मैंने ऐसे कितने लोगों की कहानियां सुनी है, मेरे ही रिलेटिव्स इंडिया में थे, तो जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ होता है वे लोग लीड कर रहे हैं, वहाँ पे गए अमेरिका में, और उनके लड़के भी ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि अपनी एजुकेशन सिस्टम जो है वो रटने पे, मेमोराइज करने में, स्पिरिट को ख़त्म कर देने पे ही उसका ज़्यादा ये है, फोकस है। जबकि अमेरिका की जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्यूरियोसिटी के ऊपर में, एक्सप्लोरेशन के ऊपर में, इंक्वायरी के ऊपर में बनी है। तो ये लोगों का परफॉर्मेंस, मेरे कुछ रिलेटिव्स के लड़कों को देखा, इंडिया में वैसे मिडिल लेवल का ही परफॉर्मेंस है, 60-70% का, वो इससे ज़्यादा भी नहीं आता, इससे कम भी नहीं आता। अभी यही लड़के अमेरिका की स्कूल में भर्ती हुए तो फटाक करके रॉकेट की तरह उनके ग्रेड भी ऊपर उठने लगे, उनका ये जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ने लगा, सीखने की क्षमता भी बढ़ने लगी, और कितना सुंदर परफॉर्मेंस करते हैं एकेडमिक लाइफ में भी और बाद में भी। तो क्या है कि ये टैलेंट पाइपलाइन होना चाहिए। कोई भी देश को आगे बढ़ना है तो टैलेंट पाइपलाइन नहीं होगा तो वो देश ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। आज चाइना की जो गाओ सिस्टम है वो क्या है, पूरे देश के जितने भी विद्यार्थी है एक ही स्टैंडर्डाइज टेस्ट देंगे, उसमें जो रैंक आएगा उस रैंक के ऊपर में उनको फिर देश की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज से जो फिर धीरे धीरे करके मिडिल लेवल की यूनिवर्सिटी है उसमें उनको एडमिशन मिलेगा। बेस्ट रैंक जिसको आएगा उसको बेस्ट यूनिवर्सिटी में, जो मिडिल रैंक आएगा मिडिल यूनिवर्सिटी में। इस तरह से देश भर में एक ही सिस्टम, मिनिमम चीटिंग और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। तो दैट इज़ वेरी गुड। इंडिया में भी IIT जी है, किंतु अपने यहाँ पे फिर वो बाकी इतने सारे पॉलिटिकल मामले हैं कि चाइना की तरह अपना ये टैलेंट पाइपलाइन अभी तक नहीं बना है। सो दिस इज़ व्हाट समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। स्वामी जी कहते हैं कि दुनिया भर में गरीब लोगों को इस तरह से दबा करके रखा है कि उनके भीतर की जो आत्मन है उसको मैनिफेस्ट होने का कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता। वो अपॉर्चुनिटी जैसा अमेरिका में टैलेंट पाइपलाइन होने की वजह से जो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो ये आत्मन का भी मैनिफेस्ट करने का पोटेंशियल जागृत हो जाता है।